बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। O4 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पे 5वां लेक्चर जी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। हम इसको सिंपल वे में हम अगर देखें तो चेक एंड बैलेंस। अब होता ये है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। उसमें एक ऑप्शन है ऑथराइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टोर है, उस स्टोर के अंदर आपने मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर की हुई हैं। अब कोई भी बंदा जाता है, वो वहां से जाके चीजें उठा लेता है, मटेरियल ले आया, ठीक है। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ओवर देयर। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बनता जिस पे ये मेंशन हो जी कि किसने मटेरियल वहां से उठाया है, कितनी क्वांटिटी में उठाया है। तो अगर मटेरियल डैमेज होगा या चोरी होगा तो हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। सो फॉर कंट्रोल पर्पस हमें अथॉरिटी देना पड़ती है, एक प्रोसीजर डेवलप करना पड़ता है, सर्टेन ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली ऑथराइज किया जाता है, एंड विद अथॉरिटी देयर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अथॉरिटी क्या है? द राइट टू एक्सरसाइज पावर्स। मतलब जैसे स्टोर्स मैनेजर है, उसके पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि उसकी मर्जी के बगैर कोई भी बंदा स्टोर से कोई भी चीज नहीं उठा सकता। सच एज हायरिंग एंड फायरिंग। अब हायरिंग एंड फायरिंग की जो अथॉरिटी है वो HR मैनेजर के पास है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या पर्सोनल मैनेजर कहते हैं उसको। और बाइंग एंड सेलिंग, अब मटेरियल परचेज करना है तो ये नहीं है कि कोई भी बंदा ऑर्डर प्लेस कर देगा। सेलिंग है तो उसमें अगर आप क्रेडिट पे चीजें पर्टिकुलरली सेल कर रहे हैं तो उसके लिए ये नहीं है कि किसी भी कस्टमर को उधार देने की अथॉरिटी हर बंदे के पास होगी ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब डेफिनेटली अगर हम लिमिटेड कंपनीज की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स बट रन बाय द मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट जो है उसके पास अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। द राइट दैट एन इंडिविजुअल हैज टू रिक्वायर सर्टेन एक्शंस ऑफ अदर्स, द राइट टू डू और एक्ट। अब दो चीजें हैं यहाँ पे कि एक उसके पास ये राइट है कि वो दूसरे लोगों को सर्टेन एक्शंस लेने पे एनफोर्स कर सकता है, या उसके पास अपने पास राइट है कि वो कोई काम कर सकता है। वेबर डिफाइंड 3 रीजंस फॉर विच पीपल आर इंक्लाइंड टू ओबे करिज्मेटिक लीडरशिप। अब ये लीडरशिप में हमने पढ़ा था कि एक जो लीडरशिप है वो पर्सनैलिटी, जो उसका करिज्मा होता है, उसकी वजह से लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हियर द इंडिविजुअल्स हैव सम स्पेशल क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी विच सेट्स द लीडर अपार्ट। ठीक है। अब एक तो वेबर ने जो है वो कहा कि बेसिकली जो करिज्मेटिक लीडरशिप है, जो पर्सनैलिटी करिज्मा है, उसकी वजह से लोग जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, दिस अथॉरिटी इज बेस्ड अपॉन कस्टम एंड प्रैक्टिस। ठीक है। दूसरी जो उसने वेबर ने डिफाइन की वो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है। एक तो करिज्मा है उस बंदे का, दूसरा ट्रेडिशनल अथॉरिटी है जो कि कस्टम एंड प्रैक्टिस पे है। जैसे हमारे फैमिली सिस्टम होता है तो उसमें जो पेरेंट्स हैं उनके पास अथॉरिटी है, या बड़ा भाई जो है वो हमारी रवायत में शामिल है कि उसके पास अथॉरिटी है। ठीक है। और रैशनल लीगल अथॉरिटी जो बाय लॉ प्रोवाइड होती है। वेबर्स क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी पावर कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऊपर डायरेक्टर है, नीचे मैनेजर्स हैं, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी? जो डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं। तो वेबर ने जो है वो 3 रीजंस बताई कि लोग जो है वो किसी भी बंदे को ओबे क्यों करते हैं, उसकी अथॉरिटी को क्यों एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सीधा सीधा इस पे MCQ जो है वो 3 टाइप्स की अथॉरिटीज जो हैं, करिज्मेटिक अथॉरिटी, करिज्मेटिक लीडरशिप है, जो पर्सनैलिटी करिज्मा है,
दूसरी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है जो आपकी कस्टम्स एंड प्रैक्टिस से नॉर्मल जो चल रही होती है, एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी जो बाय लॉ जो है जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में जो बंदा टॉप पे बैठा हुआ है वो ऑटोमेटिकली उसके पास अथॉरिटी ज्यादा है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी है, ठीक है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर जॉब टाइटल है, जैसे मैनेजर है तो ही हैज मोर अथॉरिटी as compared to assistant manager. Directors have more authority as compared to managers, and the reporting relationship specified. तो वो reporting relationship वही है कि managers ने director को report करना है, assistant manager ने manager को report करना है। दूसरी जो authority की type है वो है technical. Technical authority जो है वो किसी बंदे के पास जो specific knowledge है उसकी बेस पे अगर उसकी स्किल्स जो है वो बाकी लोगों से ज्यादा है, उसकी क्वालिफिकेशन जो बाकी लोग ऑर्गेनाइजेशन में है उससे ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके पास जो अथॉरिटी आएगी वो उसके नॉलेज या स्किल की बेस पे आएगी। सच अथॉरिटी इज कॉल्ड टेक्निकल अथॉरिटी। अब मैनेजेरियल अथॉरिटी, अब मैनेजर को अथॉरिटी जो है वो किस बेस पे बनी, वो फॉर्मल अथॉरिटी है या टेक्निकल अथॉरिटी है, या वाई पीपल आर ओबेइंग हिम, वो उसका पर्सनालिटी करिश्मा है या कस्टम है या लीगली उसको अथॉरिटी दी गई है, वट एवर इज द रीजन। मैनेजेरियल अथॉरिटी बेसिकली एक मैनेजर के पास राइट है टू रिक्वायर अ सबऑर्डिनेट टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन विद इन द स्कोप ऑफ वंस ओन मैनेजेरियल अथॉरिटी। ये हमने वो बात पढ़ी थी कि उसके पास अपने पास जो राइट है टू एक्ट, असाइनिंग टास्क टू सबऑर्डिनेट्स। ये दूसरा स्टेप आ जाता है कि एक तो वो खुद एक्ट करेगा। अब जब वो एक्ट करेगा तो कुछ काम तो वो खुद करेगा, मतलब जैसे चेक साइनिंग की अथॉरिटी है उसके पास तो वो खुद ही करेगा, वो अब आगे किसी को तो नहीं कह सकता कि तुम मेरे भी यहाँ पे चेक साइन करो, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन पे या परचेज ऑर्डर पे साइन करने हैं तो वो उसने खुद ही साइन करने हैं, तो कुछ एक्ट तो उसने करने हैं, लेकिन कुछ टास्क जो है वो उसको आगे असाइन करेगा, यानी कि मेक अदर्स टू एक्ट, वो भी उसके पास जो अथॉरिटी है वो भी मैनेजेरियल अथॉरिटी है। एक्सपेक्टिंग एंड रिक्वायरिंग सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दीज टास्क बाय सबऑर्डिनेट्स, वो जो आपने गोल्स सेट किए हुए हैं तो ये मैनेजर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की होगी कि जो गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अचीव होंगे। अब जिस पे बंदा है वो अथॉरिटी है उसके पास, वो रिस्पॉन्सिबल भी है। मतलब हमने जैसे बात की थी स्टोर रूम की, तो अगर स्टोर्स मैनेजर की मर्जी के बगैर वहां से मटेरियल इशू नहीं हो सकता तो कोई भी जो मटेरियल चोरी होगा उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो मैनेजर होगा, ठीक है। तो responsibility means the right to hold subordinates accountable for personal performance and achievement of the target specified by the organization's plan. अब on the other hand जो अथॉरिटी उसने आगे डेलीगेट की हुई है वो हम आगे पढ़ेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो उसके लिए वो जिस बंदे को जो काम देगा उसको वो रिस्पॉन्सिबल भी ठहराएगा। एक तो वो खुद जो रिस्पॉन्सिबल है, जो उसके पास अथॉरिटी है उसकी वजह से वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो डेलीगेट करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर करेगा, लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल रिस्पॉन्सिबल वो मैनेजर भी खुद ही होगा। इट इज द ऑब्लिगेशन टू यूज अथॉरिटी टू सी ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड। तो अब ये ऑब्लिगेशन, अब यहां पे आप देख लें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैसे डिफाइन कर रहा है। इट इज द, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या कर रहा है, होल्ड सबऑर्डिनेट्स अकाउंटेबल, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो क्या कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू यूज अथॉरिटी टू, अब ये उसकी ऑब्लिगेशन भी है, वो रिस्पॉन्सिबल भी है। अगर उसने आगे काम करवाना है, उसके नीचे 3 बंदे हैं तो इन 3 बंदों की परफॉर्मेंस का भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अकाउंटेबिलिटी, अब सवाल यहां पे फिर वही आ जाएगा कि कुछ टास्क जो है वो मैनेजर खुद परफॉर्म कर रहा है, कुछ उसने आगे डेलीगेट की हुई है, तो अल्टीमेटली अकाउंटेबल कौन है। तो मैनेजर जो है वो अकाउंटेबल किसको बनाएगा, जिसको उसने अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की हुई है। The need for individuals to explain and justify any failure to fulfill their responsibility, लेकिन वो मैनेजर जो है वो खुद डायरेक्टर के नीचे काम कर रहा है। अब डायरेक्टर जो है उसने जो डेलीगेशन की हुई है इस मैनेजर को, फिर मैनेजर ने आगे असिस्टेंट मैनेजर्स को,
तो जो अकाउंटेबल है ये असिस्टेंट मैनेजर जो है इस मैनेजर को अकाउंटेबल है, और ये मैनेजर जो है वो अकाउंटेबल है किसको, डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स अल्टीमेटली जवाब दें किसको, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो जो भी फेलियर होगा वो जो चेन ऑफ कमांड है वो जिस तरह से चल रही है उस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी होगी। बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट फॉर एक्शंस एंड रिजल्ट, ये वो मैंने बात जो की, देयर सुपीरियर्स इन द हायरार्की। ठीक है, तो वो जो अपने सुपीरियर्स हैं उनको जो है वो एक्सप्लेनेशन देंगे, जस्टिफाई करेंगे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो द पार क्यों है। द प्रिंसिपल ऑफ करेस्पॉन्डेंस, द स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट करेस्पॉन्ड टू द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। तो जो बंदा जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी है उतना ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल है। इफ माई मैनेजर इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट द नेसेसरी अथॉरिटी, ही इज इन द पोजिशन ऑफ बीइंग पावरलेस टू अचीव द लेवल्स अपॉन विच हिज परफॉर्मेंस इज बीइंग जज्ड। अगर उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है, आप उसको रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो जितना स्कोप अथॉरिटी का होगा, यानी कि जितनी ज्यादा अथॉरिटी होगी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। A person given authority without clear responsibility for achieving specified targets or without having to report to a more senior manager will not know how to use his authority wisely। अब ये वाइस वर्सा आ गया कि आपने अथॉरिटी तो दे दी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लैरिफाई नहीं की, तो इसमें भी इशू आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये अथॉरिटी है मैनेजर ए की, ठीक है, उसने आगे अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को डेलीगेट कर दी, यानी कि ट्रांसफर कर दी, कुछ अथॉरिटी डेलीगेट कर दी उसने बी को और डेलीगेट कर दी उसने सी को, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है, मैनेजर ए की, यानी कि डायरेक्टर को रिपोर्ट किसने करना है, मैनेजर ए ने, असिस्टेंट मैनेजर्स ने नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। हाँ, ये है कि ये मैनेजर जो है वो डेफिनेटली मैनेजर बी की जो फेलियर है उससे क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसने अगर अथॉरिटी ट्रांसफर की है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है उसकी, लेकिन अल्टीमेटली मैनेजर ए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। A superior is always responsible for the actions of his subordinates and cannot evade this responsibility by delegation। अब डेलीगेशन क्या है, अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करना, ये मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपने जो इतने ज्यादा लोग रखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब की जो स्किल्स है उनको आप इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब अभी हमने बात की कि अगर हम अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं करते तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे। परफॉर्मेंस चेक, अगर एक बंदे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो अपना काम जो है वो इफेक्टिवली नहीं कर सकता। डेलीगेशन इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब इफेक्टिव मतलब क्या है कि आप अपने जो डिजायर्ड गोल्स हैं, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अगर अचीव करना है तो डेलीगेशन जरूरी है। इज द प्रोसेस वेयर बाय अ मैनेजर असाइंस पार्ट ऑफ हिज अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू फुलफिल हिज ड्यूटीज। However, delegation can only occur if the manager initially possesses the authority to delegate। अब मैनेजर के पास अगर अपने पास अथॉरिटी नहीं है तो वो डेलीगेट क्या करेगा। अब इफेक्टिव डेलीगेशन, अब डेलीगेशन आप क्यों कर रहे हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अगर आप अपने गोल्स जो है उनको अचीव ही नहीं कर पा रहे, जो मकसद है डेलीगेशन का वो अगर अचीव नहीं हो रहा तो वो डेलीगेशन इफेक्टिव नहीं है, ऐसी डेलीगेशन का कोई फायदा नहीं है। तो इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए वो कहता है कि मैनेजर को क्या करना है, डिफाइन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी डेलीगेटेड टू देयर सबऑर्डिनेट्स। वो अपनी सारी की सारी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करेगा, अगर वो डेलीगेट करेगा तो लिमिट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। फिर अथॉरिटी अगर डेलीगेट करनी है तो जिसको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है उसके अंदर क्या वो स्किल्स हैं कि वो उस अथॉरिटी को प्रॉपरली यूज कर सके। सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट सबऑर्डिनेट इज कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज दैट अथॉरिटी। डिसिप्लिन देमसेल्व्स
to permit the subordinate the full use of that authority without constant checks and इंटरफेरेंस। अब अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है और उसके बाद बार बार उनके मामलात में अगर दखल अंदाजी कर रहा है तो फिर भी ये इफेक्टिव डेलीगेशन नहीं है। इन प्लानिंग डेलीगेशन देयरफॉर अ मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट, अच्छा ये काफी सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, अब स्टूडेंट जो है वो इनको रट्टा लगाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं होता। आप 2-3 दफा इसको रीड करें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको अगर आप जहन में रखेंगे ना तो वो बाज असल में एक कोर कॉन्सेप्ट के अराउंड ही जो है वो घूम रही होती है। टू मच इज नॉट डेलीगेटेड, बात सिंपल सी है, ठीक है, कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ये ओवरलोड कर देते हैं। अथॉरिटी मतलब आप एक मैनेजर को अगर 3 असिस्टेंट मैनेजर्स दिए गए हैं तो उसका मकसद यही है कि मैनेजर के नीचे अगर एक ही असिस्टेंट मैनेजर है और मैनेजर अगर सारी की सारी अथॉरिटी उस असिस्टेंट मैनेजर को डेलीगेट कर देता है तो आप खुद सोचें कि फिर असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर को रखने का क्या फायदा है। ठीक है, एक बंदा तो बीच में से निकाल देना। अगर सारे काम जो है वो असिस्टेंट मैनेजर ने ही करने हैं तो फिर मैनेजर की जरूरत ही नहीं है। मैनेजर के नीचे अगर 3 असिस्टेंट मैनेजर्स रखे गए हैं तो इनका मतलब ये है कि मैनेजर की जो अथॉरिटी है वो आगे प्रॉपरली डेलीगेट हो। हैज रीजनेबल स्किल, वो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज डेलीगेटेड, एक रीजनेबल अथॉरिटी जो है वो सारी की सारी, ना बहुत कम अथॉरिटी होनी चाहिए कि मतलब ज्यादा वो अपने पास रखे और ना बहुत ज्यादा ट्रांसफर करे। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आर पॉसिबल, ठीक है, कि अगर आपने अथॉरिटी डेलीगेट किया तो अब आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो। देयर इज नॉट अ फीलिंग ऑफ पासिंग द बक और ऑप्टिंग आउट, ठीक है, कि मतलब ये फीलिंग नहीं डेवलप होनी चाहिए कि आपने मतलब सारा कुछ जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ दिया है, ठीक है, खुद बीच में से आप निकल गए हैं, ठीक है, आपने मतलब एक प्रॉपर वे होना चाहिए डेलीगेशन का। ऑल कंसर्न नो दैट द टास्क हैज बीन डेलीगेटेड। टाइम इज सेट असाइड फॉर कोचिंग एंड गाइडिंग, वो इसके अलावा होना चाहिए, वो बीच में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए काम के दौरान। इफ डेलीगेशन गोज वेल देन द पर्सन विल एक्सपेक्ट अ रिवॉर्ड। डेलीगेशन कैन बी टेम्पररी एंड मे बी वेरी टू गिव अ राउंडेड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जनरल सी बातें हैं, इस तरह से नहीं करना कि आप इन पॉइंट को रट्टा लगाने के चक्कर में पड़ जाएं, तो वो तो फिर आपको ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत लेंथी लगेगा, ठीक है। हाँ जी, अब मैनेजर्स जो हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं, डेलीगेट होता है, इसी बात है कि अपनी पावर्स देना किसी को लोगों को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक अच्छी टीम बना लेता है, ठीक है, और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करता है। उससे ये होता है कि सबऑर्डिनेट्स जो है वो मोटिवेटेड होते हैं, उसका अपना वर्कलोड भी जो है वो कम हो जाता है। वो रादर देन डे टू डे टास्क पे फोकस करे, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देख सकता है, पॉलिसीज बना सकता है, ठीक है, तो उससे उसको खुद फायदा और होता है। क्यों वो डेलीगेट नहीं करना चाहता जी? सीनियर्स ऑफन बिलीव दैट द सबऑर्डिनेट्स आर नॉट एबल और एक्सपीरियंस्ड एनफ टू परफॉर्म द टास्क। कोई भी बंदा दूसरे पे बिलीव नहीं करता, मेरे से ज्यादा स्किलफुल कोई भी नहीं है, ये तो एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। Some managers believe that doing routine tasks enables them to keep in touch with what is happening in other areas of their department. वो ये समझते हैं कि अगर वो डे टू डे टास्क में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो उनको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। Where a manager feels insecure, he will invariably, या मैनेजर्स में अपने में स्किल्स नहीं है तो वो ये समझता है कि मैंने अगर अथॉरिटी दे दी सबऑर्डिनेट को तो ये ना हो कि वो तरक्की करता करता जो है वो मेरी जगह पे बैठ जाए आके।